और जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, जितने भी सब पार्ट्स हैं उसके, सबको हेडिंग डाल के एड्रेस। आप एसडीएम की पोस्ट पे जा चुकी हैं, आपके मन में कोई ऐसी बात कि मैं उस पोस्ट पे जाने के बाद अपने डिस्ट्रिक्ट में ये काम करना चाहूँगी? हाय एवरीवन, एक और नई वीडियो में आपका ज़ोरदार स्वागत है। बात करें अगर यूपी पीसीएस या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की, तो सबसे पहला चॉइस जो होता है एस्पिरेंट का वो एसडीएम बनने का होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैंने एक टॉपर्स के साथ सोचा, मैम ने टाइम निकाला तो एक इंटरव्यू हो जाए और इसी के ऊपर प्रॉपर स्ट्रैटजी, जो रणनीति होती है और साथ ही वो कौन से इमोशन होते हैं जो इतनी लंबी जर्नी में सहायक होते हैं, और साथ ही क्या स्ट्रगल टाइम होता है बीइंग ए गर्ल्स, इन्होंने क्या अपने सामने उन चीज़ों को फेस किया, सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से मैं डिलीवर करूंगा। चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब साथ बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल कंटेंट मैं आप तक डिलीवर कर पाऊँ। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है चैनल। थैंक यू सर। स्टार्ट करते हैं आपके बेसिक एजुकेशन से लेके कि आप कहाँ से प्रॉपर हो और आपकी जो एजुकेशन है वो कैसे स्टार्ट कहाँ से हुई? मैं देहरादून से हूँ, उत्तराखंड से, और मेरी पूरी एजुकेशन देहरादून से ही हुई है। मैंने अपना नर्सरी टू 12th सेंट जूड स्कूल देहरादून से किया है, और मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो डीआईटी यूनिवर्सिटी देहरादून से किया है, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। ओके मैम, बेरोजगारी के दौर में आपको एक एसडीएम की पोस्ट मिल गई, पहले तो वो फीलिंग बताएं कि आप एक एस्पिरेंट से ऑफिसर बन चुकी हैं, इस समय इमोशन कैसे काम कर रहे हैं? देखिए, 7 अप्रैल को रिज़ल्ट आया था, उससे पहले मैं एक एस्पिरेंट थी। 7 अप्रैल के बाद मैं एक ऑफिसर बन गई हूँ, और इमोशंस तो देखिए, मैंने इसके लिए 5-6 साल बहुत मेहनत करी, बहुत रगड़ के मेहनत करी, बहुत बार असफलता भी मैंने झेली, और जब फाइनली ये ड्रीम पूरा हुआ है मेरा, तो एक सरियल फीलिंग है जो अभी तक सिंक इन हो रही है। मैम, फैमिली का योगदान क्या रहा है इस पूरे जर्नी में, क्योंकि लंबी जर्नी है, विदाउट आप फैमिली सपोर्ट आप आगे नहीं बढ़ सकती। बीइंग ए गर्ल्स, आप क्या कहना चाहेंगे उन गर्ल्स के लिए जिनको सपोर्ट नहीं हो पाता? देखिए, मैं अभी जो यहाँ पहुँची हूँ, ये मैं अपनी फैमिली की वजह से ही पहुँची हूँ, क्योंकि मैं 2-3 एग्ज़ाम्स इकट्ठे दे रही थी, यूपीएससी, यूपी पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस। तो मेरे लिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो जैसे ऑलमोस्ट सबका सिलेबस सेम है, लेकिन फिर भी कई लेवल पे हम देखते हैं कि कुछ फैक्ट्स अलग हो जाते हैं। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश का देखेंगे तो वहाँ हमें उत्तर प्रदेश लिखना पड़ेगा, उत्तराखंड देखेंगे तो हमें उत्तराखंड लिखना पड़ेगा। तो उस केस में मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे जो चाचा जी हैं वो उत्तर प्रदेश को एकदम अपडेट रहते थे कि अभी यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है। हाँ, मुझे अपडेट करते रहते थे। कहीं से हम कोचिंग, टेस्ट सीरीज़ और ये सब तो हम करते ही हैं, लेकिन जो हमें रोज़मर्रा का इन्फॉर्मेशन मिल जाता है खाना खाते समय, डिनर करते समय, वो हमेशा रहता है। इसके अलावा मेरा भाई ने मेरा मैथ्स में बहुत हेल्प किया, क्योंकि मेरा सीसेट थोड़ा कमज़ोर था। और मैं अपने फादर का भी बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी 2 पर्पज़ के लिए। सबसे पहले तो जैसे हम कहते हैं कि फादर जो कितनी बार होता है कि बेटियों को बोझ मानते हैं, या फिर शादी कर दो, शादी कर दो, ऐसा कभी भी मेरी फैमिली में किसी ने मुझे नहीं कहा, इतने सालों तक भी। और इनफैक्ट कभी तो मुझे हैरानी होती थी कि उन्होंने ऐसा अभी तक क्यों नहीं कहा। तो लेकिन उन्होंने नहीं कहा, तो एक मेंटल प्रेशर बिल्कुल भी नहीं रहा मेरी तरफ। और मेरी मदर का बहुत योगदान है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, रात भर जागते हैं, तो मेरी मम्मी मेरे साथ जागती रहती थी कि कहीं ये सोएगी तो मैं इसे जगा दूंगी, या इसको कुछ चाय नाश्ता कुछ चाहिए रात को तो इसको बना के दूंगी। तो फैमिली के बिना तो ये कुछ नहीं है। इसके अलावा भगवान का तो सपोर्ट सबसे ज़्यादा, और जो कोचिंग्स हैं, अब मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट से और बहुत सारे टीचर्स से पर्सनल गाइडेंस लिया है। मैं एकदम क्लियर करना चाहती हूँ ये बात कि मैं पर्सनली उनसे बात करती थी, और पर्सनली वो मुझे हेल्प करते थे मैं जहाँ भी अटकती थी। तो मैं उन सभी का थैंक यू। बात आती है बुक लिस्ट के ऊपर। बुक लिस्ट सब स्टैंडर्ड बुक मोस्टली लोग जानते हैं, उसके अलग कुछ आपने एडिशनल सोर्स ऐड किया हो, जैसे कुछ ऑनलाइन मैगजीन्स हुई या कोई ऐसा यूट्यूब चैनल हुआ जो आपके स्टडी के टाइम, प्रिपरेशन के टाइम आपको वैल्यू ऐड किया हो? जी, देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जिस भी कोचिंग से आप पढ़ रहे हैं, आप उस कोचिंग के नोट्स के ऊपर भरोसा रखें।
उसे आप पढ़ें। कोई भी कोचिंग हो, उसके नोट्स के ऊपर आप भरोसा रखें, उनकी टीचर्स के ऊपर आप भरोसा रखें, सब एक्सपीरियंस्ड हैं। आप ज्वाइन ही आप वहाँ तभी कर रहे हैं ना क्योंकि आपको उनके ऊपर भरोसा है, तो उस पर भरोसा रखें। इसके अलावा जो स्टैटिक बुक्स हैं जो सब पढ़ते हैं स्टैंडर्ड बुक्स, उसको पढ़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पढ़ें और टेस्ट सीरीज़ जितनी हो सके उतनी लगाएं, जितने डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की हो सके उतने की लगाएं, आपको उतना एक्सपोजर मिलेगा। मैम आप अपने घर से रह के तैयारी की थी या फिर बाहर कोचिंग कहीं ली? नहीं, मैं ये कहूँगी मैंने पूरी तैयारी घर से करी थी। मैंने क्लासरूम कोर्स कहीं का ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन मैंने डिफरेंट टेस्ट सीरीज़, प्रीलिम्स, मेंस और मॉक इंटरव्यूज़ मैंने बहुत जगह दिए। मैंने पर्सनल गाइडेंस, जो मेंटर्स हैं, मैंने बहुत सारे मेंटर्स की पर्सनल गाइडेंस ली है फ़ोन के ऊपर, तो मेरी बहुत हेल्प हुई है। लास्ट टाइम रह गया है यूपी पीसीएस का मैम। इस समय वो एस्पिरेंट जो हैं मॉक टेस्ट जो सब्जेक्ट वाइज होता है और फुल लेंथ होता है, उसमें कोऑर्डिनेशन बैठाना भी इस समय बहुत ज़रूरी है कि जिसका वीक है वो सब्जेक्ट वाइज करता है, जिसका हो चुका है फुल लेंथ करता है। तो क्या सजेस्ट करना चाहेंगे इस समय कैसे मॉक टेस्ट को लेके हम चलें? देखिए, आप इंडिविजुअल लेवल के ऊपर देख के चलें। अगर आपका हिस्ट्री में फुल लेंथ टेस्ट में अगर आपकी हिस्ट्री में नंबर नहीं आ रहे हैं तो आप हिस्ट्री के मॉक टेस्ट ज़्यादा लगाएं। ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट के लिए हैं। और जब सारा हो जाए तो मैं कहूँगी कम से कम भी 10-12 टेस्ट फुल लेंथ के ज़रूर लगाएं। आपकी यूपीएससी की भी तैयारी चल रही है साथ साथ में पैरेलली, आपको एक पोस्ट मिल चुकी है, क्या लगता है ये कितना बेनिफिशियल होने वाली है इस आपकी यूपीएससी की जर्नी? देखिए, ऐसे पोस्ट का और बेनिफिट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये देखिए, मुझे यूपी कैडर जो है, क्योंकि यूपी पीसीएस के थ्रू मिला है। यूपी एक बहुत ही अच्छी स्टेट है और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपना 100% दूँ। ये बात भी ठीक है, मैं यूपीएससी की तैयारी साथ करूँगी, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि मेरी तैयारी के चक्कर में मेरी जो ड्यूटीज़ हैं वो कहीं लापरवाही हो रही है। आपकी ये फेवरेट पोस्ट थी मैम एसटीयू? जी, यही एक टॉप रैंक की पोस्ट है। पीसीएस एग्ज़ाम में यही टॉप पोस्ट होती है और विद रैंक 4, तो ये मेरे लिए सपने जैसा है। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मैम, आप एसडीएम की पोस्ट पे जा चुकी हैं, आपके मन में कोई ऐसी बात कि मैं उस पोस्ट पे जाने के बाद अपने डिस्ट्रिक्ट में ये काम करना चाहूँगी, कुछ ऐसा आपके मन में चल रहा हो? देखिए, एक तो ये है कि जहाँ पे भी करप्शन है, ज़ीरो टॉलरेंस की हमारी नीति है। सरकार की भी यही नीति है और एज अ सिविल सर्वेंट्स हमारी भी यही नीति है। इसके अलावा अगर जहाँ भी देखिए, डिस्ट्रिक्ट्स जो होते हैं वो वेरी करते हैं। अगर हम प्री प्लान लेके चलेंगे तो हो सकता है, अब कोई डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है, अब अगर मेरे को एजुकेशन में मुझे वहाँ ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे जो भी, जैसे मान लीजिए कोई सिटी है तो वहाँ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है, उसमें काम होगा। और अगर कोई गांव दराज का एरिया है, वहाँ पे जो महिलाएं हैं वो पिछड़ी हुई हैं, तो उनके बेनिफिट के लिए काम होगा। तो मैं यही कहूँगी, और मैं ये सबको ये भी कहना चाहूँगी कि एक माइंडसेट लेके ना चलें। एज अ सिविल सर्वेंट डिफरेंट सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है, अपनी प्रायोरिटीज़ को सिचुएशन के हिसाब से रखें। मैम, बात आती है आपके प्री मेंस और इंटरव्यू से पहले आपके लाइफ में कोई एक ऐसा इमोशनल इम्पैक्ट रहा हो कि वो घटना आपको भूल ना पा रही हो, ऐसा कुछ सिचुएशन? नहीं, ऐसा थैंकफुली कोई ऐसा सिचुएशन नहीं था मेरे साथ कि मैं कोई ऐसी घटना जो मैं भूल ना पाऊँ। प्री ओरिएंटेड बात करें मैम, आने वाला है कुछ ही टाइम में यूपी पीसीएस का होने वाला है प्री में, तो उससे रिलेटेड कुछ आप सजेस्ट करना चाहें कि कैसे आपकी अप्रोच क्या होती थी, क्योंकि मेंस से एकदम डिफरेंट होता है प्री आपका, फैक्चुअल चीज़ें भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें करेंट ओरिएंटेड, तो कैसे मैनेज किया आपने और कैसे करना है एस्पिरेंट? देखिए, प्रीलिम्स को 5-6 सब्जेक्ट जो हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इन सब में बांटें। स्टैटिक जो भी आप कोचिंग ले रहे हैं, कोचिंग के नोट्स और साथ में टेस्ट सीरीज़, इन तीनों को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चारों चीज़ों को आप मिला के चलें। और 2-2 घंटे के आप कोशिश करें कि 2 घंटे के भीतर आप उसको एग्ज़ाम कंडीशंस में आप टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करें, तो आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करें प्री ओरिएंटेड, ये जो सब्जेक्ट होते हैं कोर्स सब्जेक्ट, उनमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनका कन्वर्जन रेशियो काफ़ी सही होता है। वहीं हिस्ट्री जैसे होता है कि आप कितना भी पढ़ लें उसमें थोड़ा हाथ टाइट हो जाता है, पॉलिटी अच्छा स्कोरिंग होता है, इकोनॉमिक ठीक ठाक होता है। तो वैसे चुनिंदे टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहें कि वो हर हाल में आपको कवर करना है, अगर पूरे 1 साल आप तैयारी नहीं करते आए हो, लास्ट 6 महीने से किया आपने, तो कुछ ऐसा इफ़ेक्टिव सब्जेक्ट? नहीं, मैं इस चीज़ पे मैं आपसे डिफ़र करूँगी।
देखिए ये कमीशंस अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। ये एक साल एक सब्जेक्ट ज़्यादा पूछेंगे, दूसरे साल कोई और सब्जेक्ट ज़्यादा पूछेंगे। तो इस बहकावे में ना रहें कि आप 2-4 सब्जेक्ट पढ़ के ही काम हो जाएगा। हाँ जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। जितना सिलेबस मैक्सिमम हो सके उसको कवर करें, सोर्सेज लिमिटेड करें, रिवीजन मैक्सिमम करें। मैम ये लिख के पास करने वाला एग्ज़ाम है, आपको पोस्टिंग मिलती है तो वो आपके आंसर राइटिंग के ऊपर ही मिलती है। एक अच्छा आंसर लिखने के लिए आप उस आंसर को कैसे डिज़ाइन करती हैं, फॉर्मेट क्या होना चाहिए? इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, और ये फॉर्मेट होगा। और जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, जितने भी सब पार्ट्स हैं उसके सबको हेडिंग डाल के एड्रेस करें। यही एक स्ट्रक्चर है आंसर का। 200 वर्ड जो आंसर राइटिंग का होता है मैम, उसमें अगर जियोग्राफी की बात करें, मैक्सिमम 2 या 3 कितने इमेजेस आप यूज कर सकते हैं? नहीं क्या नंबर भी करता है कि अगर 3 कर दी, 4 करते हो नंबर आपका कट जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जितने मैप्स और डायग्राम्स आप बना सकते हैं आप उतने बनाएं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने बात की, आपसे मैम से बात करके पता चला कि इनका एक बार सी सेट भी रह गया था। एक इंजीनियर होने के बावजूद, बहुत बड़ी बात है। तो उस सी सेट को लेके आप क्या एस्पिरेंट को कहना चाहेंगे? इसको बहुत लाइटली लेते हैं लोग कि वो तो हो जाएगा 15 दिन में। नहीं, बिल्कुल आप इसे लाइटली ना लें। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखें और 1-2 महीने पहले से सी सेट को ज़रूर प्रैक्टिस करते हुए चलें, नहीं तो सी सेट रुकने के अब बहुत चांसेस हो गए हैं, क्योंकि कमीशन जो है सी सेट के पेपर्स अब टफ करते जा रहे हैं। इंटरव्यू पे आते हैं मैम, जब आप इंटरव्यू हॉल में गई तो वो माहौल कैसा था? कितने लोग थे? कैसे, क्या डबल मीनिंग टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछे गए या फिर कैसा माहौल था? बहुत ही कॉर्डियल माहौल था और कभी भी अनकंफर्टेबल की होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा पैनल होता है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स होते हैं और बहुत ही कॉर्डियल होते हैं, बहुत कंफर्टेबल कराते हैं और ऐसे कोई डबल मीनिंग टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। ये एक फॉर्मल पोस्ट के लिए एक फॉर्मल इंटरव्यू है, इसे फॉर्मली तैयार करें, इसे इनफॉर्मली तैयार ना करें। और जैसे मार्केट में कुछ अजीब क्वेश्चंस चलते हैं, वो से बिल्कुल ना फॉलो करें, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैम बात करें मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू, आपने मॉक इंटरव्यू भी दिया है, मैंने देखा था यूट्यूब पे, तो क्या डिफरेंट लगता है? क्यों मॉक इंटरव्यू ज़रूरी है आपके लिए? देखिए, जब हम एस्पिरेंट्स होते हैं तो हम एक कमरे में बंद रह के तैयारी करते हैं, लेकिन जब हमें बोलना है इंटरव्यू में तो हमें किसी के सामने बोलना है। उस बोलने के लिए हमें प्रैक्टिस चाहिए और उस प्रैक्टिस के लिए हमें मॉक्स चाहिए। तो कुछ डिफरेंट लगा यहाँ और वहाँ में? नहीं, मैं ये कहूँगी कि देखिए, जो यूपी पीसीएस का एक इंटरव्यू होगा फॉर्मल, वो तो एक अलग होगा, लेकिन हम जितने ज़्यादा मॉक्स देंगे वो उतनी हमारी पर्सनैलिटी को अलग अलग तरीके से एक्सप्लोर करेंगे, तो उतना वो हमारे लिए फ़ायदा है। ये बात वही है कि जितना हम जंग से पहले अपने आप को तैयार करें, उतना हम जंग के मैदान में कम घायल होंगे। थैंक यू सो मच मैम, इतना टाइम दे। वेलकम सर। होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई हो। मैम ने अपनी सारी जर्नी डिस्कस की। अगली वीडियो किस पे चाहिए आपको कमेंट जरूर करें और साथ ही हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जहाँ रहे सुरक्षित हैं, तब तक के लिए बाय बाय।